कांतिलाल और पत्नी सुलोचना के घर दुगनी खुशी का माहौल था। बड़े बेटे आशीष की शादी के ठीक 2 दिन बाद ही उनके छोटे बेटे निर्मल की शादी हो जाने वाली थी। जब कांतिलाल और सुलोचना के दोनों ही बेटों का रिश्ता तय हुआ, तब दोनों ही बेटे पढ़े लिखे और समझदार होने के कारण उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि वे दहेज में कुछ नहीं लेना चाहते। इसलिए बड़े बेटे की शादी के दौरान ससुराल वालों ने बेटी को विदा करते समय दहेज में कुछ नहीं दिया। पर जबकि छोटे बेटे आशीष की शादी के दौरान उनके मना करने के बावजूद भी अपनी बेटी कविता के लिए मायके वालों ने महंगे बड़े बड़े सामान दहेज में दिए, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और साथ ही एक मोटरसाइकिल भी दहेज में दी। अब जब बिन मांगे ही सब सामान मिल रहा था तो सास सुलोचना की आंखें तो चौड़ी हो रही थी। ऐसे में जब पति कांतिलाल मना करने ही जा रहे थे कि सुलोचना उनका हाथ थामकर कहती है, अरे ये क्या करने जा रहे थे आप? हमने थोड़ी ना मांगा है दहेज। देखते नहीं बहू के मायके वालों ने कितने प्यार से अपनी बेटी को भेंट दिया है। अब जो मिला है इसे भगवान का प्रसाद ही समझकर रख लेते हैं। अगर मना करोगे तो उनके भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी। पर पति कांतिलाल वहां चुप हो जाता है। अब घर में दो दो बहुएं थी, जेठानी लिपि और देवरानी कविता। लेकिन कविता की शादी के दूसरे ही दिन जब रिश्तेदारों बहू की मुंह दिखाई को आए थे, सास हर बार कविता को ही आगे खड़ा करती और सबसे मिलवाती और बड़ी बहू को पीछे ही रहने के लिए कह देती और अपनी छोटी बहू के मायके से आया हुआ भारी सामान सबको गर्व से दिखाती और ये भी कहती कि दहेज तो नहीं लिया, पर बहू के मायके से भेंट आया है। ऐसे ही समय गुजरता गया और अब सास कविता और लिपि में भेदभाव करने लगी। वह बात बात पर लिपि को दहेज के नाम से ताने देने लगी थी। लिपि फिर भी चुप रहती, किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन एक दिन जब बड़े भाई आशीष का स्कूटर खराब हो गया था तो दुकान जाने में बहुत देरी हो रही थी। तब ससुर कांतिलाल ने कहा, अरे बेटा परेशान क्यों हो रहे हो? बहू के मायके से आया मोटरसाइकिल ही ले जाओ, फिर आते समय किसी मैकेनिक को ले आना साथ और रिपेयर करवा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आखिर छोटी बहू का दहेज ही आज काम आ रहा है ना। अच्छा तुम तो कह रही थी कि ये दहेज नहीं भेंट है, फिर आज दहेज का नाम क्यों ले रही हो? क्यों भाग्यवान, क्या कहना चाहती हो आप? सास तो मुंह टेढ़ा करके चली गई। उधर आशीष को बात बुरी लगी तो वह मोटरसाइकिल छोड़कर ऑटो से ही दुकान चला गया। जब शाम को घर लौटा तो देखा कि सास ससुर और बहू कविता मिलकर मजे से टीवी देख रहे थे और पॉपकॉर्न खा रहे थे। कौन आया कौन गया उसका कोई ध्यान ही नहीं। और उधर बड़ी बहू लिपि घर का सारा काम देख रही थी और ये तो अब रोज का हो गया था। छोटी बहू कविता अपने मायके से लाए हुए दहेज का खूब अच्छे से फायदा उठाती और सास को अपनी तरफ करके रखी थी। उधर लिपि का बुरा हाल हो रहा था। एक तो सास भी ताने सुनाती और देवरानी को भी बोलने का मौका जो मिल गया था और घर का काम भी उसको ही करना पड़ता था, जैसे घर की बड़ी बहू ना होकर घर की नौकरानी हो गई हो। समय गुजरता गया और अब घर में लिपि को ऐसे ही रहने की आदत भी हो गई थी, क्योंकि वह जानती थी अगर वह अपनी आवाज ऊंची भी करेगी तो क्या पता सास उससे भी, छोटी बहू ने दहेज दिया तो उससे भी मांग लेती, क्योंकि बड़ी बहू के मायके की परिस्थिति इतनी बड़ी भी नहीं थी और ना ही वो इतना सारा दहेज या भेंट बेटी के ससुराल वालों को दे सकते थे। इसलिए बड़ी बहू लिपि अपने परिवार के लिए बस अंधी होकर रह गई, सब चुपचाप सहती रही। अब शादी के 8 साल बीत चुके थे। अब लिपि और आशीष की 5 साल की बच्ची भी थी, लेकिन घर के हालात और लिपि और सास ससुर का रवैया वैसा का वैसा ही था, बल्कि और ज्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि सास को पोते की उम्मीद थी और उधर पोती जो हुई थी। लेकिन जबकि छोटे बेटे और बहू कविता की गोद अभी भी सूनी ही थी। कितनी दवाएं और दुआएं की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर भी सास कविता को ही ज्यादा मान सम्मान देती। लेकिन फिर एक दिन, अरे ये क्या कर रही है, ला रिमोट मुझे दे, और इतना जोर जोर से कार्टून देख रही है, छिपकली, उफ, मेरे तो कान ही फट गए। इतना बड़ा टीवी देखना है तो जा और जाकर अपने बाप से मांग। आई बड़ी टीवी देखने वाली, कभी देखा भी है तेरी माँ ने किसी जमाने में इतना बड़ा टीवी? कविता को अपनी बच्ची से ऐसे बात करते हुए आशीष सुन लेता है और उससे अब चुप नहीं रहा जाता और चिल्लाने लगता है। मुन्नी रोती हुई अपने बाप के गले लग जाती है। उधर मुन्नी के रोने की आवाज सुन लिपि भी किचन से बाहर आती है और सब पता चलते ही वो कविता पर बरस पड़ती है। क्यों कविता, तुमने आज तक हमारी तो बहुत बेइज्जती की, लेकिन अब मेरी बच्ची को भी तुम जीने नहीं दे रही। अच्छा है तुम्हारी गोद अभी भी सूनी है, शायद इसलिए तुम्हें कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी की भावनाओं की कहाँ पड़ी है। बस अपने पैसे वाले मायके पर घमंड ही करती आई हो। लेकिन वो भी तो मुन्नी की चाची है, थोड़ा डांट दिया तो क्या हो गया भला।
बस माँ, बहुत हो गया। आज नहीं, आज या तो कविता इस घर में रहेगी या तो मैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। जब से शादी हुई है यही चीज घर में हो रही है, भेदभाव। लेकिन अब मैं अपनी पत्नी और बच्ची का अपमान नहीं सहन कर सकता। और इतने में कविता का पति निर्मल भी आ पहुंचा और निर्मल ने अपनी पत्नी की ओर से बड़े भाई आशीष से हाथ जोड़कर माफी मांगी और आशीष मोम की तरह पिघल गया। लेकिन अब कविता और सास सुलोचना की हरकतों में लगाम कस चुकी थी। कांतिलाल अपनी पत्नी सुलोचना को सुधारने में लग गया और उधर निर्मल अपनी पत्नी के घमंड को कम करने में लग गया। ऐसे ही घर में दो बहुएं चाहे जैसे भी रहती हो, अगर दो भाइयों के बीच आपस में प्रेम और समझदारी हो तो ऐसे ही घर का बंटवारा होने से बच जाता है।